Hello guys, welcome to my all friends. In this video lecture we are talking about that sickle cell disease patient related जीन थेरापी. ओके सो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जीन थेरापी के दो ऑप्शन पढ़ लिए थे, एक्स वीवो जीन थेरापी और इन वीवो जीन थेरापी. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको वॉच करेगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखो तो आपको अच्छे से ये दो टर्मिनोलॉजी है उसका क्या डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पर हम पर्टिकुलर फोकस करने वाले हैं कि जो सिकल सेल डिसीज़ के पेशेंट होते हैं उसके अंदर जीन थेरापी कैसे अलग होती है. यहाँ पर एक पूरा फ्लो चार्ट लिया है मैंने जो पूरा एक रिसर्च पेपर से ही बिलोंग करता है. ओके आपको इजीली समझ में आएगा और पर्टिकुलरली साइंटिफिक वे में आपको समझ में आएगा. और यहाँ पर जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको मैं ट्राई करूँगी कि इजी कर पाओ आपको बेटर अंडरस्टैंड हो आगे. ऐसे ही आप अगर कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो या फिर उसके रिलेटेड कितनी भी टर्मिनोलॉजी जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी उससे हम डील करेंगे. यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर देती हूँ उतनी टर्मिनोलॉजी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपर ट्रांसफ्यूजन? Okay, hypertransfusion, then after plexiform, okay, apheresis as well as myeloablative conditioning, okay, then yes, ये सारी टर्मिनोलॉजी से हम आज डील करने वाले हैं. पहले तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप देखोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे जाएंगे इस फ्लो चार्ट के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम जीन थेरापी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्मिनोलॉजी से मैं डील करूं तो हाइपर ट्रांसफ्यूज़न लिखा है. हाइपर ट्रांसफ्यूज़न यानी कि उसका मीनिंग होता है कि कोई भी पेशेंट को एट अ टाइम आप बहुत सारा ब्लड प्रोवाइड करते हो. ओके यानी कि जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है, एट अ टाइम आपको उसको प्रोवाइड करते हो तो विच इज़ कॉल्ड द हाइपर ट्रांसफ्यूज़न. ओके क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि हमें पता है कि सिकल सेल डिसीज़ के जितने भी पेशेंट हैं उसको क्या होता है कि जो आरबीसी होता है ना वो सिकल शेपर्ड हो जाता है, इस टाइप का हो जाता है. देखो तो ये क्या करेगा आगे चलकर ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसको वो ब्लॉक कर देगा. ब्लॉक करने से क्या होता है कि हार्ट में पूरी तरह से अच्छी तरह से ब्लड नहीं सर्कुलेट होता, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है. ओके इसीलिए ये पेशेंट को बारंबार क्या करना पड़ता है, ये जो ब्लड है ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का ऑप्शन उनको लेना पड़ता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सिकल सेल डिसीज़ के पेशेंट को डोनर नहीं मिलता. डोनर ना मिलने पर वो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं कि फिर अंत में उनकी डेथ हो जाती है. ऐसा ना हो उसकी वजह से अभी रिसर्च ये हो रहा है कि हम जीन थेरापी करें. जीन थेरापी के अंदर क्या किया जाता है कि जितने भी ये स्टेम सेल्स हैं ना उसको मॉडिफाई करके पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है. ओके मॉडिफाइड स्टेम सेल्स जो है ना वो एनग्राफ्ट किए जाते हैं पेशेंट के अंदर. नाउ ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या इसमें रोल प्ले करते हैं वो हम डिटेल में जानते हैं. चलो हियर वी आर यूजिंग CD34+ सेल्स यानी कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल को हम यहाँ पर लेंगे विच इज़ कॉल्ड द स्पेशल सेल विच आर फाउंड इन द बोन मैरो एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. ओके हमारे काम का कौन है? CD34+ सेल्स. ओके नाउ gene therapy which is targets the cells because they can pass on target gene to future blood cells. ओके जीन थेरापी इसी सेल को क्या करती है, टारगेट करती है, बिकॉज उसको क्या करना है फ्यूचर में जितने भी ब्लड सेल्स हैं जो भी बनने वाले हैं वो कैसे बने, नॉर्मल बने. इसीलिए हम क्या करते हैं जो भी हेल्दी इंडिविजुअल होता है ना उसका CD34+ सेल्स को हम ले लेते हैं और उसके बाद वो सेल को हम क्या करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं पेशेंट के अंदर. लेकिन ट्रांसफ़र से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं जब हम कोई दूसरे पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं. सिकल सेल पेशेंट के बारे में जब बात नहीं कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. ओके वो क्या करता है,
उसका फंक्शन है कि वो स्टेम सेल्स को धक्का मार के बोन मैरो में से निकाल कर ब्लड स्ट्रीम में ला देता है। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं GCSF को, अगर हम सिकल सेल डिसीज के पेशेंट के अंदर यूज़ करेंगे एज ए ड्रग, तो क्या होगा, वैसो ऑक्लूसिव एपिसोड हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, ब्लड को ब्लॉक कर देगा, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेगा। इसीलिए हम GCSF को यूज़ नहीं करते हैं सिकल सेल पेशेंट के अंदर। तो क्या यूज़ किया जाता, तो यहाँ पर आप फ्लो चार्ट में देख रहे होगे प्लेरेक्सिफोर नाम की क्या है, एक एजेंट है। ओके, वो यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर लिखा है विच इज़ यूज्ड टू मोबिलाइज द स्टेम सेल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, इजीली वो मोबिलाइज कर देगा। कैसे मोबिलाइज करेगा, देखो ये मान लीजिए कि ये हमारी बोन मैरो है। ओके, ये बोन मैरो में बहुत सारे सेल्स हो गए, उसमें से हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, क्या नाम था उसका, HSC, यानी कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स चाहिए। अब ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है ना, ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स वो हमेशा बोन मैरो में ही रहेगा, वो ब्लड सेल्स या फिर ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा। ओके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स अगर ये ब्लड स्ट्रीम में फरने लगा, ओके, घूमने लगा, तो क्या होगा कि ये पूरे ब्लड सेल्स को ऐसे जितना भी ब्लड है ना, तो वो आगे चलकर दूसरे ब्लड सेल्स नहीं बना पाएगा। ओके, सो इसीलिए क्या होता है, ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है वो हमेशा बोन मैरो में ही रहता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है CXCR4 एंड CDF1 अल्फा। यहाँ पर देखो आप, इन सबको भूल जाओ। ओके, इन सबको भूल जाओ, जस्ट अ सेकेंड। सो CXCR4 जो है उसका नाम है CXC रिसेप्टर 4 विच इज फाउंड इन द स्टेम सेल्स बाउंड्री। ओके, स्टेम सेल्स की सरफेस पर ये पाया जाता है, ये रिसेप्टर, और ये क्या करता है, CDF1 अल्फा यानी कि स्ट्रोमल सेल डिराइव फैक्टर के साथ वो बाइंड करता है, और ये बाइंड हो जाने से क्या होगा कि ये बोन मैरो एज वेल एज ये स्टेम सेल्स हमेशा एक साथ में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लेरेक्सिफ्लोर का काम क्या है, एक इनहिबिटर के रूप में है कि वो क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा ये दोनों की इंटरेक्शंस को, सो दैट वाइज स्टेम सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड। सो प्लेरेक्सिफ्लोर हियर यूजिंग फॉर दैट कलेक्शन ऑफ द CD34 सेल्स। ओके, देखो यहाँ पर मैं फिर से पढ़ रही हूँ कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल मोबिलाइजेशन विथ प्लेरेक्सिफ्लोर एंड कलेक्शन बाय एफेरेसिस। ओके, सो प्लेरेक्सिफ्लोर का आपको फंक्शन पता चल गया कि वो इनहिबिट करेगा दोनों की इंटरेक्शन। कौन कौन सी दोनों की इंटरेक्शन, तो प्लस फर्स्ट है CXCR4, ओके, एंड सेकंड वन इज व्हाट, CXCR4 which is called the receptor are found in the stem cell surface. Okay, and CDF1 alpha जो सिग्नल है जो बोन मैरो से निकलता है, ये दोनों की इंटरेक्शन को ये ब्लॉक करेगा, होने नहीं देगा इन दोनों की इंटरेक्शन को। ओके, सो ये ब्लॉक हो गई, तो इजीली हमारा जो CD34 प्लस सेल्स था ना, ये वाला CD34 प्लस सेल्स, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, CD34 प्लस सेल्स वो कहाँ पर निकल जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा। ओके, नाउ एफेरेसिस का मीनिंग क्या होता है, एफेरेसिस यानी कि हमने क्या कर दिया, एक सेपरेशन मशीन आती है जिसका नाम है साइटोफेरेसिस। देखो साइटाफेरेसिस। ओके, साइटाफेरेसिस क्या करती है कि ये स्टेम सेल्स को क्या करेगी, ब्लड में से कलेक्ट कर देगी। दे आर कलेक्टेड यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड साइटाफेरेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट। ओके, पेशेंट में से जो भी ब्लड निकला, द मशीन सेपरेट द CD34 प्लस सेल्स फ्रॉम द ब्लड। ओके, ब्लड में से क्या करेगी, वो CD34 प्लस सेल्स को
क्या करेगी, निकालेगी। ओके, पेशेंट में से ही हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं CD34+ सेल्स को, एंड द रिमेनिंग ब्लड इज रिटर्न टू द पेशेंट। ओके, और जो भी जितना भी अलग अलग सेल्स थे ना, CD34+ सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स है उसको वापस से क्या कर देंगे, पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो ये प्रोसेस होती है साइटाफेरेसिस। ओके, तो एफेरेसिस का मीनिंग है कि CD34+ सेल्स को निकाल कर दूसरे सारे सेल्स को फिर से पेशेंट के अंदर डाल देना। ओके, अब नाउ सेकंड स्टेप, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइलोब्लेटिव कंडीशनिंग विथ सिंगल एजेंट बुसुल्फान। हियर क्या होता है, माइलोब्लेटिंग कंडीशनिंग विथ सिंगल एजेंट बुसुफ्लान रिफर्स टू द ट्रीटमेंट ऑप्शंस बिफोर द स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन टू प्रिपेयर द पेशेंट बोन मैरो by destroying the existing bone marrow cells and making the space for the healthy stem cells. Okay, so यहाँ पर माइलोब्लेटिव कंडीशनिंग दी जाती है, यानी कि हाई डोज ऑफ कीमोथेरापी यानी कि रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन से क्या होगा कि पहले से ही पेशेंट के अंदर जो बोन मैरो में जो सेल्स पड़े हुए हैं ना, वो सेल्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएंगी, सेल डेथ हो जाएंगी। ओके, सो जितनी भी स्पेस बची ना उसमें हेल्दी हमारे सेल्स आ जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, माइलोब्लेटिव कंडीशनिंग यूज़ करते हैं। ओके, और सिंगल एजेंट बुसुल्फान विच इज़ कॉल्ड द अल्कलाइलेटिंग एजेंट विच इज़ टाइप ऑफ कीमोथेरापी विच इज़ डायरेक्टली डैमेज द DNA ऑफ द बोन मैरो सेल्स। ओके, तो अगर आप रेडिएशन नहीं दे सकते हो, यानी कि माइलोब्लेटिव कंडीशनिंग नहीं देना चाहते हो, तो आप सेकंड ऑप्शन क्या यूज़ करते हो, बुसुल्फान यूज़ करते हो, कि जो एक टाइप का क्या है, अल्कलाइनेटिंग एजेंट है, कि जो क्या करेगा, बोन मैरो के जितने भी DNA है ना, बोन मैरो के अंदर जितने भी सेल्स है, RBC हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, देन आफ्टर RBC भी होता है, WBC भी होता है, तो उनके अंदर जो DNA है ना उसको वो क्या करेगा, डैमेज कर देगा। डैमेज से क्या होगा कि सेल डेथ हो जाएंगी। ओके, सेल डेथ के हिसाब से अब क्या हो जाएगा, ये सारे सेल्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे और कहाँ पर चले जाएंगे, हमें पता है कहाँ पर जाएंगे, जो भी डेथ वाले सेल्स है वो कहाँ पर जाते हैं, हमारी बॉडी का ग्रेवयार्ड कौन है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड के अंदर चले जाएंगे। वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो सारे डाई हो चुके हैं वो सेल्स कहाँ पर जाएंगे। ओके, और नाउ अब जो जगह हो गई ना उस सेल्स को, ये बोन मैरो अब खाली हो गई, तो अब क्या हो जाएगा, हमारे जो न्यू सेल्स है ना वो अच्छे से यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, तो ये क्या होती है, दो कंडीशनिंग होती है, माइलोब्लेटिव एंड सिंगल एजेंट बुसुल्फान, ये दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो। क्यों हम यूज़ करते हैं, तो क्रिएट द स्पेस इन द बोन मैरो फॉर द ट्रांसप्लांटेड स्टेम सेल्स टू एनग्राफ्ट एज वेल एज द प्रिवेंट द इम्यून सिस्टम फॉर अटैकिंग द न्यू स्टेम सेल्स। ओके, एज वेल एज ये सारे सेल्स को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाइट ब्लड सेल्स को आपने नहीं हटाया ना तो क्या होगा, तो जैसे ही मैं अगर दूसरा न्यू सेल्स, दूसरा स्टेम सेल्स अगर डालूंगी ना तो वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने पर हमें पता है कि क्या होता है, ये सेल का बेचारा खात्मा हो जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो होस्ट ट्रांसप्लांटेशन के हिसाब से अगर हम देखें कि न्यू स्टेम सेल्स अच्छे से वहाँ पर रह पाए, ओके, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो, उसके लिए ये माइलोब्लेटिव कंडीशनिंग एज वेल एज सिंगल एजेंट बुसुल्फान की ट्रीटमेंट देना आवश्यक है। ओके, देन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्रीटमेंट हो गई। अब क्या होगा, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन विथ मॉडिफाइड स्टेम सेल्स। सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पेशेंट में से हमने ये प्लेरेक्सिफ्लोर और एफेरेसिस से जो ब्लड में से HSC CD34 सेल्स जो हमने लिए थे ना, उस सेल्स को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्पर। ओके, डिलीवरी वेक्टर और थेराप्यूटिक जीन के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको
मॉडिफाइड स्टेम सेल्स बना देते, और ये मॉडिफाइड स्टेम सेल्स क्या जाएगा, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के हिसाब से पेशेंट के अंदर चला जाएगा. अब नाउ ये पेशेंट के अंदर क्या हो चुके हैं, मॉडिफाइड स्टेम सेल्स आ चुके हैं. यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए. यस, मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ यहाँ पर. सो मॉडिफाइड स्टेम सेल्स आर इनग्राफ्टेड टू रिकॉन्स्टिट्यूट द फंक्शनल रेड ब्लड सेल्स. ओके, फंक्शनल रेड ब्लड सेल्स बन गए हैं. तो दिस इज द जर्नी ऑफ द सिकल सेल डिसीज पेशेंट for the ex vivo gene therapy. I hope you are clearly understood the whole terminology and whole phenomena of the sickle cell disease patient gene therapy. Please like this video and subscribe my channel, and if you have any doubts related this video, please share me.